मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आय के वृत्ताकार प्रवाह को जाना था कि किस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा, रुपया या आमदनी फ्लो करती है, घूमती रहती है। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आय के इस प्रवाह को, यानी कि जो आय घूमती रहती है, इस प्रवाह को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार एक नदी में पानी बहता रहता है तो किसी कारणों से नदी के पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है और किन्हीं कारणों से नदी के पानी का बहाव कम हो जाता है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा रूपी पानी घूमता रहता है तो क्या कारण है कि वह मुद्रा का जो प्रवाह है वो कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र बताए थे। उन चारों क्षेत्रों में किस प्रकार मुद्रा फ्लोट होती है, इनकम फ्लोट होती है, उसको मैंने बताया था। यहाँ मैं दोबारा से आपको एक इसका उदाहरण देना चाहूँगी। यहाँ पर हमने 4 क्षेत्र लिए हैं। ग्रीन कलर वाला परिवार या आम उपभोक्ता लोग हैं। रेड कलर में व्यावसायिक फर्म या उद्योग जगत आता है। ब्राउन कलर में हमने सरकारी क्षेत्र या सरकार को लिया है और पिंक कलर के क्षेत्र में हमने बैंकिंग क्षेत्र और या विभिन्न प्रकार के बैंकों को लिया है। सबसे पहले हम ग्रीन एरिया को देखते हैं, यानी कि जो परिवार या आम उपभोक्ता है, इस क्षेत्र की ओर इनकम, मुद्रा या आय कहाँ कहाँ से आती है। जब व्यावसायिक फर्में अपने उत्पादन में लगे हुए साधनों का भुगतान करती है तो वे साधन पारिवारिक क्षेत्र से ही आते हैं। इस भुगतान के क्रम में व्यावसायिक फर्मों से इनकम या आय परिवार की ओर चलती है। इसी प्रकार जब सरकार हम लोगों को, पारिवारिक लोगों को, आम लोगों को विभिन्न प्रकार के हस्तांतरण भुगतान करती है, तब आय सरकारी क्षेत्र से पारिवारिक क्षेत्र की ओर चलती है। इसी प्रकार जब बैंकिंग, विभिन्न प्रकार के बैंक या बैंकिंग क्षेत्र आम लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है, तो ऋणों के रूप में जो मुद्रा है वो यहाँ से इस क्षेत्र की ओर चलती है। अब बात करते हैं व्यावसायिक क्षेत्र की ओर। किन किन क्षेत्रों से व्यावसायिक क्षेत्रों या उद्योग जगत की ओर मुद्रा का आगमन होता है या मुद्रा का प्रवाह होता है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक क्षेत्र से। जब पारिवारिक क्षेत्र विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो ये व्यय उद्योगपतियों के पास आता है। जब उद्योगपति विभिन्न प्रकार का उधार या ऋण लेते हैं तो पैसा बैंकिंग क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर आता है। जब सरकार विभिन्न प्रकार की रियायत या अनुदान देती है तो मुद्रा सरकारी क्षेत्र से व्यावसायिक क्षेत्र की ओर चल पड़ती है। अब हम ये बात करते हैं कि सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार से जो मुद्रा है उसका आगमन होता है। व्यावसायिक फर्म या उद्योग जगत विभिन्न प्रकार के टैक्सों का भुगतान करते हैं, वो सरकारी क्षेत्र की ओर आते हैं। बैंकिंग क्षेत्र या विभिन्न प्रकार के बैंक से सरकार उधार लेती है या टैक्स लगाती है, वो पैसा सरकारी क्षेत्र की ओर आता है। सरकार आम उपभोक्ताओं पर भी टैक्स लगाती है तो पैसा पारिवारिक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर आता है। अब हम बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में पैसा किस प्रकार अन्य क्षेत्रों से आता है। सबसे पहली बात, आम उपभोक्ता अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं तो पैसा पारिवारिक क्षेत्र से बैंकों की ओर चल पड़ता है। इसी प्रकार व्यावसायिक फर्म भी अपनी जो जमाएं हैं वो बैंकिंग क्षेत्र में कराती है तो यहाँ से मुद्रा या पैसा या इनकम व्यावसायिक क्षेत्रों से बैंकिंग क्षेत्रों की ओर चल पड़ती है। इसी प्रकार सरकार भी अपनी बहुत सी जमाएं अनेक कारणों से बैंकिंग क्षेत्र की ओर डालती है तो सरकारी क्षेत्र से पैसा बैंकिंग क्षेत्र की ओर आता है, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन उनके बैंक अकाउंट में ही आता है। तो बैंक अकाउंट में पैसा आने का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र से बैंकिंग क्षेत्र की ओर पैसा चला। ये पूरे के पूरे चारों क्षेत्र एक देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं और यहाँ हमने विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय के प्रवाह को दर्शाया है। अगर हम इस आसमानी वाले क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र या अन्य देश मान लेते हैं तो इन 2 क्षेत्रों के मध्य भी मुद्रा का प्रवाह होता है। किस प्रकार, जैसे ब्लैक कलर के एरो से हमने बताया है, विदेशों से निर्यात के बदले प्राप्त भुगतान। इस देश ने विदेशी क्षेत्र किसी देश को अगर कोई वस्तु या सेवा निर्यात की है तो उन निर्यातों के बदले ये क्षेत्र या ये देश
इस देश को भुगतान देगा और भुगतान के रूप में जो मुद्रा होगी वो यहाँ से निकल के इस देश की ओर आ जाएगी। यदि इस देश ने किसी देश से आयात किया है तो इस देश को चुकाना पड़ेगा पैसा इस क्षेत्र को, तो आयातों के बदले विदेशों में किया गया भुगतान। इस प्रकार चाहे एक देश की अर्थव्यवस्था हो या ओपन इकोनॉमी हो, पैसा मुद्रा फ्लोट होता रहता है। फिर सवाल आता है कि वे कौन से तत्व हैं जो एक देश की अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह या मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। यहाँ हमने कुल 6 तत्वों का उल्लेख किया है, जिनमें से 3 तत्व ऐसे हैं जो आय के प्रवाह को बढ़ाते हैं और 3 तत्व ऐसे हैं जो आय के प्रवाह को घटाते हैं। जैसे निवेश, जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम इसे आई के द्वारा डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। निर्यात, एक्सपोर्ट, इसे एक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। सरकारी व्यय या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जिसे जी के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार आयात, इंपोर्ट्स, जिसे एम के द्वारा दर्शाया जाता है। बचत, सेविंग्स, जिसे एस के द्वारा दर्शाया जाता है। और कर या टैक्सेशन, जिसे टी के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ निवेश, निर्यात और सरकारी व्यय ऐसे तत्व हैं जो इस आय के प्रवाह को बढ़ा देते हैं, जबकि आयात, बचत और कर ऐसे तत्व हैं जिनके कारण इस आय का प्रवाह कम हो जाता है। या हम ऐसा कहें कि इन सभी आर्थिक क्रियाओं के कारण एक अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा पैसा चला जाता है और इन आर्थिक क्रियाओं के कारण एक अर्थव्यवस्था से पैसा निकल जाता है या बाहर हो जाता है। अब यहाँ हम एक एक करके इन सभी तत्वों के बारे में समझाएंगे कि किस प्रकार ये तत्व आय के प्रवाह को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं इन्वेस्टमेंट। साधारणतया इन्वेस्टमेंट का मतलब ये समझा जाता है कि शेयर खरीद लेना, बॉन्ड खरीद लेना या ज़मीन खरीद लेना या बहुमूल्य गहने खरीद लेना। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब बहुत ही व्यापक होता है। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति नया कार्य शुरू करना चाहता है, नया उत्पादन कार्य शुरू करना चाहता है, तो यह निवेश कहलाएगा। या पूर्व में चल गए किसी उत्पादन कार्य को बढ़ाया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, तो भी यह अर्थव्यवस्था में निवेश करना कहलाता है। ये निवेश करना इसलिए है क्योंकि उत्पादन कार्य जब किया जाएगा तो उसके लिए भी नई मशीनें, नया भवन, नई भूमि आदि खरीदने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। या किसी उत्पादन कार्य का विस्तार किया जाएगा तो विद्यमान मशीनों को बदला जाएगा, नई मशीनें लगाई जाएंगी, नया भवन खरीदा जाएगा या भवन का विस्तार किया जाएगा या उत्पादन की मात्रा में ही वृद्धि की जाएगी। तो इस कार्य में भी उद्योगपति को या उद्यमी को पैसा खर्च करना पड़ेगा, रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जो खर्च होगा वह खर्च अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो जाएगा। ऐसा करने पे क्या होगा कि ये जो खर्च है वो अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होगा और आय के प्रवाह को बढ़ा देगा। वही बात है जैसे कि किसी नदी में और ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो नदी का प्रवाह बढ़ जाएगा, नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और वह और ज़्यादा विशाल रूप ले लेगी। इसी प्रकार जब निवेश किया जाता है तो नया खर्चा करने के कारण वह खर्चा जो कि मुद्रा के रूप में किया गया है वो अर्थव्यवस्था में घुल मिल जाता है और अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ हम निवेश के 2 प्रकार बता रहे हैं। निवेश या तो निजी निवेश हो सकता है या सरकारी निवेश हो सकता है। निजी उद्यमी द्वारा जो निवेश किया जाता है वह निजी निवेश है और सरकार के द्वारा जो निवेश किया जाता है वह सरकारी निवेश है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो निजी निवेश किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, जबकि सरकार के द्वारा जो निवेश किया जाता है उसका उद्देश्य जन कल्याण होता है, ना कि लाभ अर्जित करना। निजी निवेश में क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति होता है, जो उत्पादक होता है, वो अपनी पुरानी बचत से या बैंकों से ऋण लेकर निवेश का कार्य करता है, यानी कि
कोई उत्पादन कार्य शुरू करता है या उत्पादन का विस्तार करता है, जबकि सरकार नई मुद्रा छापकर भी निवेश कर सकती है और ऋण लेकर भी निवेश कर सकती है। सरकार के द्वारा किए जाने वाले निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य का मतलब है हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनवाना, पुल बनवाना, सड़क बनवाना इत्यादि। जब सरकार इस प्रकार के निर्माण कार्यों में निवेश करती है तो सरकार को लाभ तो होता है या नहीं होता है वो एक अलग विषय है, लेकिन जन कल्याण में आवश्यक रूप से वृद्धि होती है। चाहे निवेश निजी हो चाहे निवेश सरकारी हो, दोनों ही प्रकार के निवेश में दोनों ही व्यक्तियों या सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। पैसा उधार लेके खर्च किया जाता है या किसी अन्य प्रकार से खर्च किया जाता है। खर्च की गई मात्रा एनी हाउ किसी भी प्रकार से अर्थव्यवस्था में पहुंचती है, जिससे अर्थव्यवस्था में रुपए की मात्रा में, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा आय का प्रवाह बढ़ता है। अर्थात निवेश की प्रक्रिया के माध्यम से आय का प्रवाह बढ़ता है। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि चाहे निवेश निजी हो चाहे सरकारी हो, किसी भी प्रकार का निवेश व्यय हो, अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को ही बढ़ाएगा। अब हम दूसरे चर की बात करते हैं जो कि निर्यात है या एक्सपोर्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निर्यात से आय का प्रवाह बढ़ता है, लेकिन निर्यात से आय का प्रवाह दो दिशाओं को इफेक्ट करके फिर आय का प्रवाह बढ़ता है। कैसे? निर्यात का मतलब आप जानते हैं, जब किसी दूसरे देश को हम अपने देश की वस्तुएं बेचते हैं तो यह निर्यात कहलाता है, और जब हम अपने देश से किसी अन्य देश को वस्तुएं निर्यात करते हैं तो वह देश बदले में हमें कुछ भुगतान करता है। तो जब विदेशों से भुगतान के रूप में आय या मुद्रा प्राप्त होती है तो यह मुद्रा या आय हमारी अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को बढ़ाती है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिन वस्तुओं का निर्यात होता है उनकी मांग घरेलू स्तर पर तो होती ही है, यानी कि हमारे देश में तो होती ही है, साथ में विदेशों में भी इसकी मांग होती है। इसलिए क्या होगा कि इस प्रकार की वस्तु के उद्योगों में अधिक उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा है। मांग बहुत ज़्यादा है तो उत्पादन अधिक करना पड़ेगा, और उत्पादन अधिक करना पड़ेगा तो ऐसे रोजगारों में, ऐसे प्रोडक्शन के वर्क्स में उत्पादन के साधनों की बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरत। परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ता है तो उन साधनों को इनकम भी प्राप्त होती है, और जब उन साधनों को इनकम प्राप्त होती है और वो जब उस आय को खर्च करते हैं तो आय प्रवाह बढ़ता है। यानी कि निर्यात से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीकों से आय का प्रभाव बढ़ जाता है। इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरा वह चर जो सरकार के माध्यम से कार्य करता है और अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को बढ़ाता है। सरकारी व्यय। सरकार कई तरीके से व्यय कर सकती है, तो मेनली यहाँ पर हमने तीन प्रकार के व्यय ले लिए हैं। हस्तांतरण भुगतान, कीमत योग्य सेवाएं, निर्माण कार्य। इसका क्या तात्पर्य है? सरकार विभिन्न प्रकार के खर्चे हस्तांतरण भुगतानों के अंतर्गत करती हैं, जैसे कि छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति, वृद्ध लोगों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मातृत्व योजनाएं लागू हैं उनके अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान इत्यादि। इसके अलावा सरकार कुछ कीमत योग्य सेवाएं भी प्रदान करती है, जैसे कि डाक तार विभाग के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, रेल सेवाएं, बस सेवाएं इत्यादि। इसके साथ ही सरकार कुछ निर्माण कार्य भी कराती है, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है मनरेगा में होने वाले कार्य। तो इस प्रकार के कार्यों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह बढ़ता है। यहाँ पर हमने हस्तांतरण भुगतानों के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ ली हैं। स्टूडेंट्स को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ, वो छात्रवृत्तियाँ पैसों के रूप में स्टूडेंट्स के हाथ में जाती है, तो स्टूडेंट्स उन पैसों को खर्च करते हैं। खर्च करने से वो पैसा इकोनॉमी में चला जाता है और आय के प्रवाह को बढ़ाता है। पेंशन जिनको मिलती है, जब उन्हें पेंशन मिलती है तो वे उसे खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में पैसा फ्लो करता है। विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था भत्ता, इस प्रकार के भत्ते भी सरकार देती है लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसा करने पर भी उन भत्ते को रूप में मिले पैसों को खर्च किया जाता है, मुद्रा को खर्च किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में आय का प्रभाव बढ़ जाता है।
सरकार कुछ सेवाएं कीमत वसूल के प्रदान करती हैं, जैसे रेल व डाकतार सेवाएं। ऐसा करने पर भी पैसा लोगों की जेब से निकल के सरकार के पास जाता है, तो सरकार के पास पैसा जाने के क्रम में अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब मनरेगा में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, तो निर्माण कार्यों में कच्चे माल के लिए, मशीनों के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है। खर्च करने के इस क्रम में आय का प्रवाह बढ़ता है, और जब वो निर्माण कार्य पूरा होता है तो वहाँ पर लगे मजदूरों को सरकार आय प्रदान करती है, तो वे मजदूर अपनी आय को फिर पुनः खर्च करते हैं, तो खर्च करने के क्रम में पुनः आय का प्रवाह बढ़ जाता है। इस प्रकार सरकारी व्यय में वृद्धि आय के प्रवाह को बढ़ा देती है। अब हम बात करते हैं उन तत्वों की जो आय के इस प्रवाह को घटा देती है, यानी कि वे कौन से कारण हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था में से मुद्रा या आय कम हो जाती है। यह मुद्रा या आय का कम होना परमानेंटली भी हो सकता है और कुछ समय विशेष के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बचत की। बचत, यद्यपि बचत करना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन अगर बचत बहुत कम लेवल पे हो तो वह अच्छी है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल पे बचत होने लगे और जो आम लोग हैं, जो देश के उपभोक्ता वर्ग हैं, वो उपभोग खर्च करने के बजाय बचत करना ही प्रारंभ कर दे, तो ये एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा बचत होने पर लोग मांग नहीं करेंगे, और मांग नहीं करेंगे तो उत्पादन भी नहीं होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं रहेगा, और रोजगार नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था बहुत ही मंद हो जाएगी, लोगों का जीवन स्तर गिर जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बचत किस प्रकार आय के प्रवाह को कम कर देती है। जब बचत की जाती है तो इसका मतलब है खर्च नहीं हो रहा, और अगर यह खर्च नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है प्रवाह, आय प्रवाह कम हो रहा है। पहली बात तो ये कि बचत का मतलब है कि खर्च नहीं हो रहा है, आय प्रवाह कम हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि बचत यदि बैंकों में जमा कराई जाती है और बैंक इन बचतों को उधार दे देते हैं, ताकि निवेश हो सके, तो बचत आय प्रवाह को कम नहीं करेगी। लेकिन बचत यदि स्वयं के पास रख ली जाए तो यह आय प्रवाह को कम कर देगी। बात यह निकली इस निष्कर्ष के रूप में कि यद्यपि बचत की जाए और बचत को यदि बैंकों में जमा करवा दिया जाए और बैंकों से इन बचतों को उद्योगपति या उद्यमी निवेश करने के लिए उधार लेते हैं और वे उसका निवेश भी कर देते हैं, तो बचत करने से आय के प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति बचत भी कर रहा है और बचत के रूप में जो पैसा है वो स्वयं के पास रख लेता है, तो ऐसा करने पर बचतों के कारण आय का प्रवाह कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा खर्च के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होना था वह अर्थव्यवस्था में प्रवाहित नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं आयात की या इंपोर्ट की, जिसे एम के द्वारा नोटिफाई किया गया है या एम के द्वारा दर्शाया गया है। आयात का तात्पर्य है कि यदि कोई देश विदेशों से कोई सामान खरीदता है या सेवाएं खरीदता है तो बदले में वह विदेश को भुगतान कर देगा। विदेशों को भुगतान करने के क्रम में देश की मुद्रा कम रह जाएगी, इसलिए जो आयात होते हैं वो आय के प्रवाह को
घटाते हैं, क्योंकि आयातों के भुगतान करने से देश के आय प्रवाह से निकलकर देश के आय प्रवाह से निकलकर अन्य देश की अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो जाता है। अब हम बात करते हैं टैक्स की। ऑब्वियसली ये हम सबको ही पता है कि सरकार विभिन्न देशों की सरकारें टैक्स लगाती है, और टैक्स लगाती है तो जो मुद्रा है वो उपभोक्ताओं के हाथों से निकलकर सरकार के हाथों में चली जाती है। जब टैक्स के रूप में जो मुद्रा है वो सरकार के हाथ में चली जाती है तो खर्च और व्यय कम होने से जो मुद्रा आय प्रवाह में प्रवाहित होती वह सरकार के पास अवरुद्ध हो गई है। सरकार जब तक इस टैक्स रूपी मुद्रा को स्वयं के पास निष्क्रिय रूप में रखेगी, आय प्रवाह का आकार तब तक कम ही रहेगा, और जब सरकार इस मुद्रा को खर्च कर देगी तो आय प्रवाह बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो हम आम उपभोक्ताओं के हाथों से मुद्रा निकलकर सरकार के हाथों में चली जाती है। अगर वो मुद्रा हमारे ही हाथों में रखती तो हम उसको खर्च करते तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह बढ़ जाता। लेकिन अब यह मुद्रा सरकार के पास चली गई है तो आय प्रवाह का आकार उतना ही कम हो जाएगा जितनी मुद्रा हमने टैक्स के रूप में सरकार को दे दी है। अब सरकार इस मुद्रा को जब तक अपने पास निष्क्रिय रूप में रखती है, यानी कि उसे खर्च नहीं करती है, तब तक आय के प्रवाह का आकार कम ही रहेगा। लेकिन जब भी सरकार विभिन्न कार्यों में खर्च करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करेगी तो यह मुद्रा पुनः खर्च की जाएगी और वापस ये आय के प्रवाह में चली जाएगी। इस प्रकार बचत, आयात और कर ऐसे तीन चर हैं जिनके कारण आय का प्रवाह कम हो जाता है। अब तीसरा चर है कर। हम जानते हैं कि विभिन्न सरकारें हमारे ऊपर कर लगाती हैं। कर लगाने से हमारे पास जो मुद्रा होती है वो सरकार के पास चली जाती है और हम खर्च नहीं कर पाते हैं। जब हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो जो मुद्रा आय प्रवाह में जानी थी वो आय प्रवाह में नहीं जाती है, बल्कि सरकार के पास जाके अवरुद्ध हो जाती है, लॉक हो जाती है। सरकार जब तक इस टैक्स रूपी मुद्रा को स्वयं के पास निष्क्रिय रूप में रखेगी तब तक आय प्रवाह का आकार कम ही रहेगा, तथा जब इस मुद्रा को खर्च करेगी तो आय का प्रवाह बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास तीन चर हैं, बचत, आयात और कर, जिनके कारण आय का प्रवाह छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। अब हमारे पास निष्कर्ष ये है, सेविंग्स, इंपोर्ट एंड टैक्सेशन, ये तीन चर ऐसे हैं जो आय के प्रवाह को कम करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और सरकार के द्वारा किए जाने वाले खर्चे यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे तत्व हैं जो आय के प्रवाह को बढ़ाते हैं। यदि S plus M plus T is equal to I plus X plus G, तो इसका तात्पर्य होगा आय प्रवाह स्थिर है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में
टैक्स भी लगाए जाएंगे एक ही एट ए टाइम पर, एक ही टाइम पर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, एक ही वक्त पर सरकार खर्चा भी करेगी, एक ही वक्त पर सरकार टैक्स भी लगाएगी, एक ही वक्त पर सरकार आयात भी करेगी और एक ही वक्त पर देश के जो लोग हैं वो बचत भी करेंगे। जब बचत, आयात और टैक्स के योग को और इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और सरकार के द्वारा किए गए खर्चे के योग को एक साथ रखा जाता है और देखा जाता है कि दोनों ही पक्ष बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस अर्थव्यवस्था में जो आय का प्रवाह है वो स्थिर है। लेकिन सेविंग, इम्पोर्ट एंड टैक्सेशन इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आय का प्रवाह घट गया है। लेकिन तीसरी स्थिति, बचत, आयात और करारोपण का योग कम है, निवेश व्यय, निर्यातों से प्राप्त आय, सरकारों के द्वारा किए गए खर्चे से, तो इसका मतलब है कि आय प्रवाह बढ़ा है। तो हमारा निष्कर्ष यह निकला कि जब एक अर्थव्यवस्था में बचतें भी हैं, आयात भी हैं, करारोपण भी है, निवेश के लिए किए गए खर्चे भी हैं, निर्यातों से प्राप्त आय भी है, सरकार के भी खर्चे हैं, तो इन सभी चरों को हम अलग अलग पक्षों में रखकर तुलना करके यह देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह किस प्रकार का है। बच्चों, अब हम अगली क्लास में हमारा नया टॉपिक लेंगे। आय के वृत्ताकार प्रवाह के टॉपिक को हमने 2 वीडियो में बनाया है। पहले वीडियो में हमने आय के वृत्ताकार प्रवाह को समझाया है, दूसरे वीडियो में हमने ये बताया है कि किस प्रकार आय का वृत्ताकार प्रवाह का आकार बढ़ता है या घटता है। बहुत ही सरल उदाहरण है जो मैंने प्रारंभ में भी बताया कि जिस प्रकार एक नदी बह रही है, नदी का बहाव है, यदि नदी के बहाव में से कुछ और नदियां निकाल दी जाएंगी तो बहाव कम हो जाएगा, यानी कि नदी का बहाव रुक गया है या कम हो गया है, और यदि और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदी का बहाव बढ़ जाएगा। उसी प्रकार आय का बहाव होता है, मुद्रा का बहाव होता है। कुछ कारण ऐसे हैं, कुछ चर ऐसे हैं कि जिनकी वृद्धि होने से ये आय का बहाव बढ़ जाता है, और कुछ चर ऐसे हैं जिनमें वृद्धि होने से आय का बहाव कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो में जो ये मैटर है, जो जिस मैटर के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है, यह मैटर मैं आपको PDF फाइल में आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप उसको वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं और वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।